जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबर के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 समिट के पहले दिन हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। आउटरीच सेशन में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई भारतीय नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है। वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष की वजह से क्षेत्र के हमारे मित्र देशों में जान माल का नुकसान हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाले समुद्री व्यापार में रुकावट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। इस सेशन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे और पीएम मोदी के पास ही बैठे थे। वहीं आज शाम 6:30 बजे मोदी ट्रंप की द्विपक्षीय मीटिंग होगी। इस बैठक में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ, निवेश और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये, और ऐसे में कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने बात अपनी रखी है। जिस तरीके से भारतीयों की मौत हुई है उसको लेकर कड़े शब्दों में बात रखी है। और आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक होगी। और इसी बीच बड़ी जानकारी ये कि पीएम मोदी ने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। आउटरीच सेशन में ट्रंप के सामने ये मुद्दा उठाया गया। नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। हॉर्मुज में रुकावट का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, ये कहा है। हॉर्मुज में जो रुकावट हो रही है, जिस तरीके से नाकेबंदी वहां पर की गई है, उसको लेकर भी बातें अपने प्रधानमंत्री मोदी ने रखी हैं और कहा है कि इसका असर सीधा अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसी के साथ बता दें कि हर भारतीय को उम्मीद ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर इस बैठक में जरूर नाविकों की मौत का मुद्दा उठाएंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर जो है बातें अपनी रखेंगे यहाँ पर। और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहाँ पर नजर भी आया है। वहीं अब इंतजार है शाम 6:30 बजे द्विपक्षीय बातचीत जो होगी, द्विपक्षीय वार्ता जो होगी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उसका इंतजार है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष जो है इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे और नाविकों की सुरक्षा को लेकर जरूर यहाँ पर बात जो है वो की जाएगी, चिंता जाहिर की जाएगी। उससे पहले यहाँ पर इस महाचर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये तमाम मुद्दे उठाए, उस वक्त बिल्कुल उनके बगल में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बैठे हुए थे और उन्हीं के समक्ष जो है ये नाविकों की मौत, उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर जोर देते हुए चिंता जाहिर की गई है। और इसी के साथ हॉर्मुज के ब्लॉकेड पर भी जो है बात कही गई है और कहा गया है कि हॉर्मुज पर अगर इसी तरीके से तनाव रहा तो इसका सीधा असर जो है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। पीएम मोदी के अभिभाषण की 5 बड़ी बातें क्या रही हैं, अब ये भी जानिए। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन पार्टनरशिप तभी सफल हो सकती है जब वह भरोसे पर टिकी हो। पहली मुख्य बात है ये प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की, आपसी भरोसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रणनीतिक संपत्ति है। दुख की बात है कि आज दुनिया में संसाधनों की नहीं बल्कि भरोसे की कमी है। हमारी पार्टनरशिप का भविष्य इसी भरोसे को फिर से कायम करने पर निर्भर करता है। भारत में हम दुनिया को परिवार मानते हैं। हमारा अनुभव बताता है कि विकास तभी असरदार होता है जब वह लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ा हो। यही सिद्धांत हमारी अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप का आधार भी है। भारत का मानना है कि पार्टनरशिप की असली परीक्षा यह नहीं है कि हम दूसरों के लिए क्या बनाते हैं, बल्कि यह है कि हम दूसरों को अपने लिए कुछ बनाने में कैसे सक्षम बनाते हैं। ग्लोबल साउथ को दुनिया से बहुत उम्मीदें हैं, उसे केवल समर्थन नहीं बल्कि पार्टनरशिप चाहिए। हमें लेन देन वाली सोच से आगे बढ़कर सम्मान पार्टनर के तौर पर काम करना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की 5 बड़ी बातें रही हैं। कल के अभिभाषण को लेकर, जो अभिभाषण कल देखा गया है, सुना गया है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मुख्य बातें कही। वहीं पीएम मोदी ने एवियन के आउटरीच सेशन के बारे में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, एवियन में G7 समिट के दौरान नई साझेदारियां बनाने और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को फिर से मजबूत करने पर आयोजित आउटरीच सेशन में मैंने अपने विचार रखे। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी और एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसे में विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन साझेदारियां तभी सफल हो सकती हैं जब वे भरोसे पर टिकी हों। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इसी बीच उन्होंने कहा कि
यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन साझेदारियां तभी सफल हो सकती हैं जब वे भरोसे पर टिके हों। और चलिए अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यूके देवनाथ जी हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और डॉक्टर अजिताभ जी भी हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और साथ ही अनुज माथुर सर भी हमारे साथ हैं। सर, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। माथुर सर, सबसे पहले सवाल आप ही से, कल जो बातचीत हुई, जो अभिभाषण प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, कड़े शब्दों में यहाँ पर जो मुद्दे जिनकी उम्मीदें पहले भी जताई जा रही थी, हमने चर्चा भी की थी, नाविकों की सुरक्षा को लेकर, मौत को लेकर जो मुद्दा है वो प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके साथ ही भरोसे को लेकर भी पीएम मोदी ने मुख्य बातें यहाँ पर कही हैं। ओवरऑल किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के इस अभिभाषण को आप देख रहे हैं? जय हिंद पिंकी। देखिए, प्रधानमंत्री का भाषण बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड लाइंस हैं, जो सोचा था और जिस प्रकार के भाषण की प्रधानमंत्री से उम्मीद थी, वो तमाम बातें उन्होंने और पुरजोर तरीके से उठाई हैं। ये फोरम, जो लोग कह रहे थे कि भाई ये प्रधानमंत्री चुप्पी है, ये है वो है, उनको सबको मुझे लगता है उनको भी एक छोटा सा जवाब मिला होगा। जो सही स्थान पर, सही फोरम पर, सही विषयों को उठा करके प्रधानमंत्री ने रखा है, पहली बात। दूसरी बात, ये सीधा सीधा मैसेज गया है, वो अमेरिका की तरफ उन्होंने मैसेज को भेजा है। डोनाल्ड ट्रंप उनके बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे और ये सबको मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप भी पिंकी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं और किस प्रकार से वहां पर जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है उसकी जस्टिफिकेशन को कहीं ना कहीं चैलेंज करा है हमारे प्रधानमंत्री ने। और न केवल हमारे प्रधानमंत्री ने, ये पूरे विश्व में इसकी बात हो रही है और लगभग हर एक व्यक्ति ने इसके बारे में बातचीत करी है। देखिए, आप किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग कौन कर रहा है, ये इशू नहीं है। ईरान ने किया, अमेरिका ने किया, दोनों ने मिलकर किया, एक के बाद दूसरे ने किया, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि किसी भी ऐसे जलमार्ग को बाधित करना जिससे कि जो देश इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ही नहीं है कहीं से भी। आप मुझे बताइए कि जापान या फिलीपींस का इस युद्ध से क्या लेना देना, लेकिन डायरेक्ट असर उनके ऊपर पड़ रहा है क्योंकि उनकी जो ऊर्जा की आपूर्ति यहां से होती थी वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। देखिए, एनर्जी ड्राइव्स ग्रोथ, एनर्जी के बगैर कुछ नहीं है, तो ये बात समझाने का प्रयास किया प्रधानमंत्री ने। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इनफैक्ट वो सबसे पहले उन्होंने कही थी कि आजकल इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है और बढ़ चुकी है। इनफैक्ट पूरी दुनिया एक है। एक बहुत पुराने समय में एक किताब आई थी, बड़ी फेमस हुई, वर्ल्ड इज फ्लैट। वो यही इसी चीज को दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से पूरी दुनिया आपस में इंटरकनेक्ट होती जा रही है। तो ये बात न केवल यहाँ के लिए थी, ये बल्कि उन कट्टरपंथी देशों के लिए भी ये बात थी जो अभी भी अपने आप को एक अलग समझते हैं। आप देखिए किस प्रकार से यूएई ने या सऊदी अरब ने पूरी मेन स्ट्रीम में आकर के और दूसरों लोगों के साथ कनेक्ट करके, क्योंकि सिर्फ ऊर्जा और आतंकवाद आपको अगले 1000 साल तक नहीं चला सकता है। अगर आपको इस विश्व में आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, प्रोग्रेस करनी है, तो आपको निश्चित रूप से मिलना, ये वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इसको मार दो, डेथ टू सो एंड सो, डेथ टू सो एंड सो। ये भी तो ये मैसेज भी बिल्कुल साफ क्लियर गया है कि हमको अभी परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि हमको सबको मिलजुल करके, इकट्ठे रह करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और ये जो भारत का स्टैंड रहा है, G20 में भी उन्होंने इस चीज को कहा था, वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली, ऐसा था उसका। और वही मैसेज यहाँ पर दिया है, वसुधैव कुटुंबकम का। और ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारी आस्था रही है और इसको बहुत क्लियरली उन्होंने बताने की कोशिश करी। देखिए, आजकल एक चीज बिल्कुल साफ है कि योर नेट वर्थ इज योर नेटवर्क। अगर आप पूरी दुनिया के साथ नेटवर्क हैं तो आपकी नेटवर्थ निश्चित रूप से बढ़ेगी। आज कोई भी बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली नहीं है और कोई भी बहुत कमजोर नहीं है। तो एक मैसेज जो गया है वो ये भी गया है कि आपको, जब आप दूसरे राष्ट्र के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको बराबरी के दर्जे के साथ डील करने की आवश्यकता है। वो चाहे होंडुरास का राष्ट्रपति हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति हो। जब दो राष्ट्रपतियों के बीच में बात होती है तो बात दो देश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होती है। तो ये भी एक मैसेज गया है कि बराबरी पर बात करने की आवश्यकता है, ट्रस्ट को डेवलप करने की आवश्यकता है। और ट्रस्ट तभी डेवलप होगा जब आप इस प्रकार के मेजर्स को बाहर निकल करके दिखाएंगे कि हाँ, ये ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है। जहां तक सवाल
हॉर्मुज का, और जहां तक सवाल पश्चिम एशियाई संकट का है, वो मैसेज भी मेरे ख्याल से काफी लाउड एंड क्लियर चला गया है। और ये जो 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 एक्सपेक्टेड लाइंस है, उसके ऊपर उनका पूरा का पूरा जोर रहा है। पिंकी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तो लाइन भी यही है, सबका साथ सबका विकास, और बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने इसी की तर्ज पर जो है ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि हम सबको एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। आज की तारीख में सब कुछ है, लेकिन सिवाय विश्वास के एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया है। देवनाथ सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने यहाँ पर जो मुद्दा नाविकों का था, उसको लेकर हर एक भारतीय की उम्मीद थी कि इस बातचीत में, इस दौरे के दौरान जो है पीएम मोदी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। उन्होंने इस पर कड़े शब्दों में जोर भी दिया, इस मुद्दे को रखा भी। शाम को आज 6:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, और उस दौरान भी इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा। तो ऐसे में अमेरिका का क्या रुख हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप का इस पर क्या रुख हो सकता है, क्या उम्मीद की जाए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से हालांकि कुछ भी उम्मीद कर ले, वो एंड वक्त पे पलट ही जाते हैं, वो कुछ ऐसा ही बोल जाते हैं जिसकी शायद किसी को उम्मीद हो। पिंकी जी, देखिए, मोदी जी ने बहुत ही परिपक्वता के साथ, मजबूती के साथ, लेकिन सहनशीलता दिखाते हुए बात की है। हमारे जो नाविक शहीद हुए हैं, उनकी जो बात मोदी जी ने आगे बढ़ाई है, वह ना सिर्फ भारत के लिए, वरन दुनिया के सभी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दशकों में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन दुनिया में कई जगह पर होंगे। जाहिर बात है कि हर कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो दुनिया भर की ट्रेड है, अर्थव्यवस्था है, उसके लिए जरूरी है कि उस कॉन्फ्लिक्ट जोन से, यानी युद्ध स्थल से, चाहे वो पानी में हो या जमीन पर हो, सभी ट्रेडर्स को आने जाने का पूरा फ्रीडम होना चाहिए। जो ऐसे हम कह रहे थे कि अनक्लॉज के जो नियम है, यूनाइटेड रिलेशन कन्वेंशन ऑन सी लॉज, उसमें तो लिखा ही हुआ है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और राइट टू पैसेज एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब जब भारतीय नागरिकों के ऊपर हमला हुआ, तो इसमें एक यूएस नेवी का शिप इन्वॉल्व था, और जितनी जानकारी अभी तक आई है, उसके अनुसार यूएस नेवी के कप्तान ने जो फायरिंग की, उसने जल्दबाजी दिखाई। तो जब मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे थे, इशारा अमेरिका की तरफ ही था। आज शाम को भी मोदी जी जब डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे, तो उनका इशारा इसी तरफ होगा कि शायद यूएस नेवी को थोड़ा कंट्रोल में लाने की जरूरत है। एक शब्द कहते हैं, ट्रिगर हैप्पी। ये नहीं है कि बस हर चीज, हर समुद्री जहाज को आप दुश्मन समझ लें या दुश्मन का समझ लें, और बिना ज्यादा खोजबीन किए फायर ओपन कर दें। तो अमेरिका की नेवी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार इस तरह की फायरिंग की है। ईरान ने भी किए हैं। लेकिन अमेरिका जो दावा करता है कि वो एक रेस्पॉन्सिबल देश है, दुनिया का अग्रणी लीडर है, और सातों समुंदर पर उसका राज है, तो मोदी जी डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप को कहेंगे कि अमेरिकन नेवी के शिप्स को एक हिदायत दी जानी चाहिए कि अगर वह फायर खोलते हैं तो वह सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी में ही करना चाहिए, नहीं तो दूसरे रास्ते हैं। अगर उन्हें किसी शिप के बारे में कोई शक होता है, तो अमेरिकन कैप्टन का उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले वायरलेस पे बात करे, एक बार नहीं, दो बार बात करे। कौन है, शिप का नाम क्या है, कौन कंपनी है, कहाँ से आ रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। हाँ, अगर वो कोई कॉन्ट्राबैंड आइटम लेके जा रहा है, हथियार लेके जा रहा है, ड्रग्स लेके जा रहा है, और उसकी पुष्टि जानकारी है, फिर डेफिनेटली उस शिप को कोएर्सिव तरीके से बोर्ड कर सकते हैं, उसको बंधक बना सकते हैं। किया भी गया है एक दो केसेस में अमेरिका की नेवी में, जहां कैप्टन जो था वो जरा समझदार थे, उन्होंने उस संदिग्ध शिप को इंपाउंड करके ओमान में ले गए, ओमान के बंदरगाह ले गए, फिर वहां छानबीन की, और छानबीन के बाद क्रू को भी छोड़ दिया गया क्योंकि कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। पिंकी जी, बहुत जरूरी है कि भारत इस मुद्दे को ग्लोबल साउथ के तरफ से अमेरिका को पुटअप करे, क्योंकि अभी दुनिया में आने वाले दशकों में दो ही नेवीज हैं
जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में थोड़ा ज्यादा बल का इस्तेमाल करती हुई दिखेंगी। एक तो अमेरिका की नेवी और दूसरी चीन की नेवी। तो ये बहुत जरूरी है कि अभी आज से ही अमेरिका, चीन, काफी हद तक आप समझिए रशियन नेवी को भी इस तरह की हिदायतें जानी चाहिए कि सिविलियन शिप्स पर फायर का इस्तेमाल लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ना कि पहला। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। डॉक्टर अजिताभ जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी गेस्चर्स को, क्योंकि देखिए जब भी डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं, उन्होंने कैसे हाथ मिलाया, कैसे एक दूसरे से उन्होंने मुलाकात की, कैसे एक दूसरे को गले लगाया, कितनी गर्मजोशी जो है उन दोनों के बीच में मुलाकात के दौरान देखी गई। इन सब पर बड़ा फोकस रहता है, पूरी दुनिया का फोकस रहता है जब भी ये बड़े लीडर्स इस तरीके से मुलाकात करते हैं, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पर इसी तरह की रील्स वायरल होती हैं। इसको लेकर भी संबंधों को जरा आंका जाता है। हमारा जो आज का यूथ है वो तो खासकर इसी तरीके से आंकता है हर संबंध को। तो ये जो गेस्चर्स इस दौरान देखे गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बीच, वो तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल भी हो रही हैं। इनको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल अच्छा आपने पूछा। ये एक मैसेजिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही वार्म एक वेलकमिंग, जो ये 16 महीने के बाद हालांकि मीटिंग हो रही थी, लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ दोनों लीडर मिले वो दिखाता है कि इनकी अपनी आपस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। गाहे बेगाहे चीजें होती हैं, वो तो हर कोई भी बातचीत में पॉसिबल रहती है, बट ये दिखाता है कि भरोसा भी दोनों एक दूसरे पे करते हैं एंड दे काउंट ईच अदर कि भाई अगर कोई इश्यूज होगा तो उसको हम अपने लेवल पे बायलैटरली भी सुलझा सकते हैं। और उसी का ये परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये नाविकों का जो मुद्दा है इसको उठाया है, क्योंकि इसके बड़े रिपरकशन होंगे और आगे भी इसकी मैसेजिंग जाएगी कि भारत के नाविक जो 3 लाख हमारे लगभग इंडस्ट्री जो इस सी फेरर इंडस्ट्री कह लीजिए एक तरह से, वहां पे भारतीय इन्वॉल्व हैं। तो उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा डोमेस्टिकली भी और ग्लोबली भी। दूसरी बात, जिस गर्मजोशी से ये लोग मिले, मुझे लगता है आज शाम होने वाली मीटिंग और ज्यादा इफेक्टिव होगी और ज्यादा कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। और मुद्दे तो बहुत हैं, प्रधानमंत्री ने मुद्दों की बात की है, क्योंकि आज देख लीजिए अमेरिका को और G7 दोनों को इंडिया की, भारत की जरूरत है। एंड ये ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है। उस केस में देखा जाए तो जिस तरह से G7 भी एक जो उन्नत और समृद्ध देशों का एक संगठन बन गया था, भारत जैसे देशों को मिलाना, हालांकि ये आउटरीच सेशन में ही बुलाया गया, मेन जो कोर सेशन होता है उसमें थर्ड ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन अभी भी नहीं है, लेकिन द वेरी फैक्ट कि आउटरीच सेशन में भारत जैसे देशों को लगातार बुलाया जाना, ये दिखाता है कि G7 की भी अपनी रेलेवेंस बनाने की जो चुनौती है, ग्लोबल साउथ को साथ लेके एक सामूहिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी एक तरह से, और भारत का G7 से जुड़ना और इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करना, वो G7 को भी एक मजबूती प्रदान करता है, एक उसको ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन भी देता है, डेमोक्रेटिक कल्चर भी उसका दिखाता है। और जो आज के मुद्दे हैं, खास करके व्यापार के मुद्दे हैं, टैरिफ के मुद्दे हैं और ऊर्जा संकट का मुद्दा है, ये भी हमें नहीं भूलना होगा कि G7 जो 1975 में बना था वो ऊर्जा संकट की ही उत्पत्ति है। तो ऐसे में आज उससे ज्यादा गहरा ऊर्जा संकट है। ऐसे में G7 को, ग्लोबल साउथ को साथ लेके जो कहते हैं ना रिजल्ट ओरिएंटेड, और भारत तो सॉल्यूशन गिवर की बात करता है, हम तो समाधान की बात करते हैं और समाधान प्रदाता हैं। तो वैसे में इस मीटिंग का और ज्यादा अच्छा मुझे लगता है रिजल्ट आने वाले समय में होगा। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अजिताभ सर, आप सही कह रहे हो और सभी को उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में और शाम को होने वाली इस द्विपक्षीय बैठक में जो है कुछ पॉजिटिव साइंस जो हैं वो अमेरिका की तरफ से भी नजर आने पर ज़रूरी हैं। फिलहाल एक बड़ी जानकारी जो है हम साझा कर देते हैं हमारे दर्शकों के साथ और आगे इसी पर चर्चा लगातार जारी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। G7 समिट में पीएम मोदी के संबोधन की जो मुख्य बातें हैं वो समझिए आप। साझा चुनौतियों का मिलकर समाधान की जरूरत है, ये पीएम मोदी ने कहा है कि जो चुनौतियां इस वक्त देखी जा रही हैं उनका मिलकर समाधान करना होगा, इसकी जरूरत है। युद्ध का स्थायी समाधान बातचीत से ही संभव है, बातचीत से ही हर एक समस्या का समाधान होता है। डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद ज्यादा जरूरी है। पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों का स्वागत
करते हैं। ये पीएम मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों का स्वागत करते हैं, जो कोशिश जो है वो शांति को लेकर की जा रही है उसका स्वागत करते हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एवियन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आए। करीब 16 महीने में यह पहला मौका है जब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई। इससे पहले दोनों नेता फरवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मिले थे। तब ट्रंप ने करीब 1 महीने पहले ही दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। लेकिन तब से भारत अमेरिका संबंधों में काफी ज्यादा तनाव आया है, उतार चढ़ाव देखे गए हैं। आज दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात होगी और इस बातचीत में व्यापार और टैरिफ पर फोकस रहने की उम्मीद है। साथ ही रक्षा सहयोग H-1B वीजा पर भी बात होगी। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा, ग्लोबल क्राइसिस और ट्रेड डील पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात में ट्रेड डील पर फोकस रहने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसमें टैरिफ विवाद सुलझाने पर जोर दिया जाएगा, बाय अमेरिकन और इन्वेस्टमेंट पर चर्चा होगी और साथ ही सप्लाई चेन और चीन पर लगाम पर भी बात होगी। H-1B वीजा और IT सेक्टर के साथ रूसी तेल पर फाइनल बातचीत होने की उम्मीद है। हम आपको बताते हैं कि जिस G7 समिट में पीएम मोदी शामिल होने फ्रांस पहुंचे हैं वो क्या है। दरअसल इसको पूरा समझना बेहद जरूरी है। ये 7 मॉडर्न इकोनॉमी देशों का ग्रुप है जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी सदस्य देश हैं। इसकी 1975 में G6 के रूप में स्थापना हुई थी। 1976 में कनाडा इससे जुड़ा और इसका नाम बदलकर G7 रख दिया गया। 1998 में रूस के जुड़ने के बाद इसे G8 कहा जाने लगा। लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को बाहर कर दिया गया और ये फिर से G7 बन गया। तो यानी कि अब G7 में तमाम कंट्रीज हैं और इसी में यहाँ पर जो है शामिल होने के लिए भारत को भी न्योता मिला और भारत भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब तमाम जो मुख्य बातें हैं वो यही हैं। G7 में पहुंचने की जो मुख्य बातें डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान की जानी हैं वो यही हैं। अगर बात की जाए माथुर सर, सवाल आप ही से है। इस वक्त तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बहुत उतार चढ़ाव जो है डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद देखा गया है। दूसरी बार सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप जब आए तब से उनका आक्रामक रूप जो है न केवल भारत के लिए बल्कि तमाम कंट्रीज के लिए देखा गया है। लेकिन ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं, अमेरिका बखूबी जानता है कि IT सेक्टर को कितनी ज़्यादा नीड है भारतीयों की, भारतीय युवाओं की, इंजीनियर्स की। तो तमाम ऐसे H-1B वीज़ा हुआ या फिर टैरिफ हुआ, तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर जोर जो है वो दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो है ऐसी सिचुएशन में है कि मिड टर्म चुनाव भी आने हैं, अमेरिकन को खुश भी रखना है, अपोजिशन को भी थोड़ा शांत करना है ताकि तमाम जो मुद्दे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उठाए जा रहे हैं वो इतनी तेज़ी के साथ ना उठे और मिड टर्म चुनाव को देखते हुए काफ़ी झुके हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कैसा रुख इन हालातों में डोनाल्ड ट्रंप का इन तमाम मुद्दों पर दिख सकता है? सर अनम्यूट कीजिएगा खुद को। सॉरी पिंकी। देखिए मैं ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब से अपने दूसरे टर्म में प्रेसिडेंट बने हैं तब से उनका जो स्ट्रेस रहा है कहीं ना कहीं इस बात पर रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूं और वो एक्चुअली हर चीज को एक बिजनेस, एक डील की तरह देखना शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्होंने ये अपना जो अहंकार था, उनका अहंकार हर जगह नजर आना शुरू हुआ। हालांकि अमेरिका इस बात के लिए हमेशा से जाना जाता है कि वो बाकी देशों को कभी कभी स्नब करता है, कभी उनके लीडर्स को। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अपने साथियों को, अपने जो नेटो के सदस्य साथियों को, यूरोपियन यूनियन, पूरी दुनिया को, भारत को, चीन को, साउथ अफ्रीका को, ब्राजील को, सबको इस तरह से उन्होंने ट्रीट करना शुरू किया, वो कहीं ना कहीं गलत, इनके लिए उल्टा पड़ा है। जहां तक सवाल डोनाल्ड ट्रंप का है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को आज एक वो सोच रहे हैं कि जब उन्होंने शुरुआत ऐसे करी थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या चाह रहे थे वो बिजनेस करना चाह रहे थे। बिजनेस, जो डिप्लोमेसी है, जो आपकी लीडरशिप होती है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो बिजनेस नहीं होती हैं, वो इंट्यूशंस पे काम नहीं करती हैं। जो स्ट्रेटेजिक मनूवर्स होते हैं वो इंट्यूशंस पे काम नहीं करते हैं कि यहाँ पर ये कर दो, वहां पर वो कर दो। क्षणिक नी जर्क जो रिएक्शंस हैं
जो क्षणिक रिएक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नजर आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टर्म के उसमें आते के साथ ही उन्होंने पहले वर्ष में 7 देशों पर हमले किए फिजिकली। अमेरिका ने जो मदद कर रहे हैं वो अलग है, 7 देशों पर हमले किए। वो इस मुद्दे को लेकर के आए थे कि मैं शांति का मसीहा हूं और मैं सारे युद्ध बंद करवा दूंगा और यूक्रेन का युद्ध 24 घंटे में समाप्त कर दूंगा। अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो यूक्रेन का युद्ध शुरू ही ना होता। और भी कई उन्होंने बातें कही। तो ये सब बातें जो देखी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक जो उनकी इमेज थी उसको भी टार्निश करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जहां तक सवाल आपके प्रश्न का है वो ये हमको देखने की जरूरत है कि अब क्या रोल रहेगा, अब किस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर आगे चलेगा और अब कैसे हम चलेंगे। जहां G7 में भारत का ये 13वां बार उनको बुलाया गया है और 7 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर जा रहे हैं तो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और भारत को ये माना जाता है कि वो जैसे कि देवनाथ साहब भी कह रहे थे एक ग्लोबल साउथ की आवाज, ग्लोबल साउथ का जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं भारत जो है वो वहां पर उठाता है। और भारत ने इस बार बिल्कुल साफ करके कहा है कि ग्लोबल साउथ को मदद नहीं, ग्लोबल साउथ को साथ चाहिए, उसमें पार्टनरशिप ग्लोबल साउथ को चाहिए। आपको पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। वर्ल्ड का डेवलपमेंट लॉपसाइडेड नहीं हो सकता, वन साइडेड नहीं हो सकता। कुछ देश प्रगति करते चले जाएं जब तक पूरा विश्व इकट्ठा आगे नहीं बढ़ेगा। और वो तभी होगा जब आप एक दूसरे के ऊपर दादागिरी, ये शब्द मैं बता रहा हूं। देखिए जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस समय अमेरिका के पास एक बहुत बेहतरीन मौका था कि वो चाहता तो पूरे विश्व को लीड कर सकता था एक यूनिपोलर अरेंजमेंट में लीड। लेकिन उन्होंने क्या प्रयास किया? उन्होंने प्रयास किया कि वो विश्व को कंट्रोल करें। तो लीड अगर करते तो शायद आज हालात माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की बहुत कमी है और इस वक्त वाइंड अप के लिए मुझे बोला जा रहा है। लेकिन 2 बजे युद्ध भूमि में आप लोगों से फिर से एक बार जोड़ेंगे और इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा खास तौर पर 2 बजे युद्ध भूमि में की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का लाइव टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल